अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो इस उम्मीद से बनाई जा रही है कि आप अपने चिकन्स को गम्बोरो जैसी बीमारी से बचाएंगे और अगर बीमारी आ जाती है तो आप कम अज़ कम नुकसान नहीं उठाएंगे और उसको फौरी तौर पे काबू पा लेंगे। आप फ्लशिंग किन हालात में करते हैं, फ्लशिंग गम्बोरो के दौरान क्यों की जाती है, और उसके अलावा ज़िंदा चिकन्स के अंदर और अगर एक आध की मोर्टेलिटी होती है, अमवात होती हैं, तो उसमें क्या पहचान होती है। दूध और चीनी का इस्तेमाल किन हालात में और किस तरह से आपने करना है ताकि आपको इस मोहलक, इस जानलेवा बीमारी की वजह से नुकसान का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हमेशा 3 हफ्तों की उम्र के बाद ये बीमारी आएगी और सबसे ख़तरनाक दिन होते हैं 28 दिनों से लेके 38, 39, 40 दिनों के दरमियान। इस दौरान आपके चिकन्स को वेंट पैकिंग की आदत पड़ सकती है, यानी कि एक दूसरे की वेंट के ऊपर चूंचे मारना और एक दूसरे को ज़ख्मी करना। उनके पर आपको थोड़े थोड़े फूले हुए नज़र आएंगे। हफाजती तौर पे सबसे पहले बात करूं तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूं कि 7, 8, 9, 10 दिनों के दरमियान या 11वें दिन पे आप अपने चिकन्स को गम्बोरो की वैक्सीन किल्ड शॉट लाजमी तौर पे किया करें। और उसके बाद एक मरतबा हॉट स्ट्रेन और एक मरतबा कोल्ड स्ट्रेन, यानी कि 28 दिन मुकम्मल होने से पहले पहले आपने अपने चिकन्स को गम्बोरो की किल्ड वैक्सीन, गम्बोरो D78, गम्बोरो 228 ये लाजमी तौर पे देनी है। एक टीका है और दूसरी लाइव वैक्सीन है। इसमें आपके चिकन्स को भूख कम लगती है, आपके चिकन्स आपको डिहाइड्रेटेड नज़र आते हैं, यानी कि ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने पिछले कुछ घंटों से या पिछले 1 या 2 दिन से इन्होंने पानी नहीं पिया और इनकी सारी की सारी बॉडी आस्ता आस्ता से सिकुड़ना शुरू हो जाती है। इस तरह के चिकन्स के आपको पर रफल्ड नज़र आते हैं। वो इस तरह की चाल होती है उनकी कि जैसे वो लर्ज रहे हो, डिप्रेस नज़र आते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ चिकन्स ज़्यादा हैं तो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट इस चीज़ से इस दौरान मिलता है कि जब आप फौरी तौर पे अपने चिकन्स की उस दौरान फ्लशिंग करते हैं। अब मैं ये बताऊं कि आप फ्लशिंग क्यों करते हैं, दूध और चीनी का इस्तेमाल करके या चीनी और सिरके का इस्तेमाल करके या सिर्फ कोई एक अच्छा किडनी फ्लशर इस्तेमाल करके। क्योंकि गम्बोरो की बीमारी का जब अटैक आता है तो उस अटैक में आपके चिकन्स के जो किडनीज होते हैं, जो उनके गुर्दे होते हैं, वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। और एक मरतबा जब गुर्दे स्वेल हो गए, सूजना शुरू हो गए, उनमें सोजश आ गई, तो चूंकि गुर्दों का काम ये होता है कि उन्होंने फिल्ट्रेशन करनी होती है, फाजल मवाद जिस्म से बाहर निकालना होता है। तो अब चूंकि वो काम नहीं कर रहे, फाजल मवाद सही तरह से जिस्म से बाहर नहीं निकल रहा, तो आपने उनकी हेल्प करनी है उनकी फ्लशिंग करके। फ्लशिंग एक्चुअली एक टर्म है, एक प्रोसीजर है जिसमें हम काम ये करते हैं कि हमने अपने चिकन्स के किडनीज़ की, उनकी गुर्दों की हालत को, उनकी आंतों की हालत को बेहतरीन करना होता है ताकि थोड़ी बहुत जो उन्होंने पहले खुराक खाई है, जो हज़म हुई है, उसमें से जो फाजल मवाद है वो जिस्म से बाहर निकल सके। ये फ्लशिंग का कंसेप्ट होता है गम्बोरों के दरमियान। लेकिन ये सिर्फ एक पहला स्टेप है, इससे आगे और भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि आप अपने चिकन्स की जब भी ये वाली कंडीशन देखें, सबसे पहले आपने इस हालत में अपने चिकन्स का फीड इनटेक कम करना है। वो कैसे कि अगर आप उस वक्त जितने भी आपके पास चिकन्स हैं, आप अगर 10 किलो खुराक दे रहे हैं, गम्बोरों ने अटैक कर दिया है, तो अब आपने 5 केजी खुराक के ऊपर आ जाना है। क्योंकि जितनी ज़्यादा खुराक वहाँ पे पड़ी होगी, जितना इस कंडीशन में, इस बीमारी में, इस अटैक में आपके चिकन ज़्यादा फीड खाएंगे, उतना ये बीमारी ज़्यादा स्प्रेड होती जाती है। ये हो गया इसका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने उनकी स्पेस को हर हाल में बढ़ाना है। जैसे जैसे आप स्पेस को बढ़ाते जाएंगे और हवा के फ़्लो को बेहतरीन करते जाएंगे, वैसे वैसे इस वायरस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, वो कम होना शुरू हो जाती हैं। वेंट पैकिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, एक दूसरे को चूंचे मारना, एक दूसरे को ज़ख्मी करना। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके चिकन्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस कंडीशन में आ जाते हैं, उनकी एपीटाइट बहुत कम हो जाती है, खाना पीना कम हो जाता है। तो ऐसे हालात में जब उन्हें इस स्ट्रेस के अंदर और इस वायरस की मौजूदगी में एक दूसरे को चूंचे मारने की आदत पड़ जाती है, तो पूरे के पूरे फ्लाक में यही बिहेवियर आपको देखने में नज़र आता है। आस्ता आस्ता वो अपनी गर्दन को नीचे करते जाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, गर्दन जब मुकम्मल नीचे की जानब जाती है, गर्दन फिर ऊपर उठा लेते हैं। आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपका एक पाव का चिकन आधा किलो का हो गया है, क्योंकि उनके पर उखड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे ड्रूपिंग फैदर्स का या जिसे रफल्ड फैदर्स का नाम देते हैं। तो इसलिए इस बिहेवियर को बचाने के लिए आप अपने चिकन्स को इस कंडीशन में कोई ना कोई साल्ट ऑफ़र करते हैं, या इस कंडीशन में आप अपने चिकन्स को ज़्यादा चिप्स या ग्रिट ऑफ़र करते हैं। इससे अगला स्टेप ये होता है कि गम्बोरों का दूसरा नाम बुखार होता है, और बुखार में आपने कोई अच्छा एंटीपायरेटिक, यानी कि बुखार ख़त्म करने के लिए, बुखार की शिद्दत को कम करने के लिए लाजमी तौर पे यूज़ करना है।
इस मकसद के लिए आप इब्यूप्रोफेन, ब्रोफिन, पैरासिटामोल या एरिनेक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आपने हैवी डोज के साथ इस्तेमाल करना है। हैवी डोज का मतलब क्या है कि कम से कम 3 सीसी 1 लीटर कम से कम 5 घंटों के लिए पर डे के हिसाब से। तो ये जो सारी स्ट्रेटजीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये आपके चिकन्स में इस वायरस से निजात दिलाने के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। आपके चिकन्स जब 28 दिनों से लेके 38-40 दिनों के दरमियान होते हैं तब चांसेस ज़्यादा होते हैं। 11वें, 12वें, 13वें दिन से आगे की जानब आपके चिकन्स जहाँ से बीट करते हैं वहाँ पे एक छोटी सी साखत बनती है। ये जो बिल्कुल मैं एंड पे आपको दिखा रहा हूँ, इसे हम बुर्सा फेब्रिशियस का नाम देते हैं। इस बरसा के अंदर की जानब अगर इसको काट के देखें, अगर आपके चिकन्स गंबोरों का शिकार हुए तो अंदर की जानब आपको यहाँ पे खून नज़र आएगा। काफ़ी ज़्यादा ऐसा एरिया आपको नज़र आएगा कि जहाँ पे जगह जगह पर खून जमा हुआ होगा। तो ये एक प्रोमिनेंट सा साइन होता है पोस्टमार्टम के दौरान, एक ऐसी लीजन होती है कि जो आपको ये शो करवाती है कि आपके बाकी चिकन्स भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं और आपने इसके लिए अब कोई ना कोई तदबीर अख्तियार करनी है। दूसरा, जब आप इनकी लेग्स देखते हैं तो वहाँ पे अतराफ़ में भी आपको खून जमा हुआ नज़र आता है, ऐसे जैसे कि चोट लगी हो। किडनीज़ आपको मुतासर नज़र आते हैं। ये गंबोरों के दौरान इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ के दरमियान स्पेसिफिक लीजन्स होती हैं, अलामात होती हैं जो कि पोस्टमार्टम के दौरान आपको नज़र आती हैं। ये यहाँ पे आपके चिकन्स की इम्यूनिटी बनती है, ये इम्यूनिटी में अहम किरदार अदा करता है। थाइम, बोन मैरो और बर्सा फेब्रिशियस, ये 3 चीज़ें आपके चिकन्स में बेसिकली होती हैं। इसके अलावा आगे भी हैं। ये 3 बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके चिकन्स की इम्यूनिटी बना रही होती हैं, उसे माहौल के अंदर सर्वाइव करने के लिए, बीमारियों का मुकाबला करने के लिए उसकी हेल्प कर रही होती हैं। अगर आपने चिकन्स ऐसी जगह पे रखे हुए हैं कि जहाँ पे एक तरफ पंखे लगे हुए हैं, दूसरी तरफ पैड हैं, तो आप उन चिकन्स को जो ज़्यादा मुतासर हैं उनको आप पंखों वाली साइड पे लेके आ जाएं, ताकि बिल्कुल आखिरी हिस्से पे वहीं से जो इन्फेक्शन आगे फैलना है वो बाहर की जानब निकले, वो बाकी चिकन्स की तरफ ना आए। अगर यही चिकन्स उस जगह पे आ जाते हैं कि जहाँ से हवा का फ़्लो गुजर के बाकी दूसरे चूज़ों की जानब जा रहा है, तो इस तरह से इस बीमारी के स्प्रेड होने के, फैलने के और ज़्यादा चांसेस होते हैं। बेसिकली बुनियादी तौर पे इसकी कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है कि जिसकी बेस पे आप कह सकें कि ये हमारे चिकन्स को बचा लेगी, ये फ़लाना इलाज शुरू कर लें। इसमें हम वायरस की शिद्दत को कम करते हैं, इसमें हम बायोसिक्योरिटी को मजबूत करके, हम सफाई सुथराई करके, क्लीनलीनेस हाइजीनिक कंडीशंस को इम्प्रूव करके और बाकायदा डिसइंफेक्शन करके तमाम के तमाम औजार को बाहर निकाल के उनको हम बाकायदा तरीके से साफ़ सुथरा करके वापस रख के अपने चिकन्स में के अंदर इस बीमारी की शिद्दत को फैलने से बचा सकते हैं। बुनियादी तौर पे इसका कोई दूसरा इलाज नहीं होता। तो ये जितने भी स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन सब स्टेप्स को आपने लिख लेना है और इसके मुताबिक अगर बीमारी आ जाती है तो अपने चिकन्स का आपने इलाज करना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस बीमारी को फेस ही नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरे फ्लाक के अंदर इस तरह की कोई डिजीज़ आए, तो उसके लिए आपको पहले गंबोरों का किल शॉट लाजमी तौर पे देना उन्हें, जिसमें कि एनडी, आईबी, आईबीडी 3 कम्बो आपको वैक्सीन दस्तयाब होती है। ये आपके चिकन्स को ना सिर्फ इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ से यानी गंबोरों से, बल्कि रानीखेत से और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यानी कि आईबी से भी बचाती है। और उसके साथ आपके चिकन्स गंबोरों जैसे मोहलक मर्ज से भी बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने उन्हें वैक्सीन करके प्रोटेक्ट कर लिया है। उसके खिलाफ आपने टाइटर्स बहुत अच्छे बना लिए हैं अपने चिकन्स के, और अब इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर ये बीमारी शिद्दत से आती है तो आपके चिकन्स उसका मुकाबला कर लेंगे। इसके बाद एक मरतबा गंबोरो कोल्ड स्ट्रेन और गंबोरो हॉट स्ट्रेन, गंबोरो D78, गंबोरो 228, ये आप अपने चिकन्स को एक यके बाद दीगरे पिलाते हैं तो उनका जो इम्यून स्टेटस होता है और उनकी बॉडी की जो मुदाफ़त निज़ाम होता है, जो लेवल होता है, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और आपका फ्लाक प्रोटेक्टेड रहता है। आपने उनमें हिफाजती टीकाजात, हिफाजती तौर पे वैक्सीन जो कर दी हैं। और याद रखिएगा कि ऐसे हालात में जब भी फ्लशिंग करें उसके लिए सबसे आइडियल चीज़ होती है कोई ना कोई अच्छा किडनी फ्लशर, जिसमें मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स, मल्टीविटामिन्स और उसके अलावा दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह शामिल होते हैं जो कि आपके चिकन्स के किडनीज़ को सही हालत में दोबारा वापस लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। आपने पूरी कोशिश ये करनी होती है कि हम अपने चूज़ों के गुर्दों को ख़राब होने से, डैमेज होने से बचाएं, क्योंकि एक मरतबा अगर इस वायरस की वजह से गुर्दे मुकम्मल तौर पे डैमेज हो गए तो आपके चिकन ने फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेना कि वो सारे के सारे अमवात का शिकार होने लग जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा किडनी फ्लशर दस्तयाब नहीं है तो दूसरा आपके पास बेहतरीन किस्म का ऑप्शन ये होता है कि आप चीनी का और सिरके का इस्तेमाल करें।
अगर चीनी या सिरका आपको महंगा पड़ता है तो इससे अगला आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप गुड़ का काढ़ा बना लें। अगर ये भी नहीं तो फिर आप दूध और चीनी के साथ अपने चिकन्स की फ्लशिंग करते हैं। सम टाइम दूध को सिर्फ पानी में शामिल करने की वजह से भी आप अपने चिकन्स के किडनीज़ को डैमेज होने से बचा सकते हैं। अगर आपने इन सारी चीज़ों की अलग अलग डोजेज़ देखनी हो तो उसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियोस बनाई हुई हैं। आप सिर्फ ये लिखिएगा कि फ्लशिंग डॉक्टर अरशद चिकन फ्लशिंग, तो आपको नीचे सारी वीडियोस डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करके सारा का सारा तरीकाकार बता के मैंने फ्लशिंग करके दिखाया हुआ है। वो इसमें इंक्लूड करूँगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो हमेशा जैसे ही आपके चिकन्स की एज चौथे हफ्ते में दाखिल होती है, आप मुहतात हो जाया करें उनकी स्पेस के वाले से, उनकी लाइट के वाले से, फीडिंग के वाले से, उनकी चूंच की आगे बहुत ज़्यादा लंबा होने के वाले से। और अगर आपको कोई एक भी चूज़ा ऐसा नज़र आता है कि जिसके पीछे बीठे चिपकी हुई हैं या जिसके पीछे की जानब खून लगा हुआ है या बॉडी के किसी और हिस्से पे खून लगा हुआ है, लाजमी नहीं कि पीछे वेंट की जानब हो, ये आइज़ के इर्द गिर्द हो सकता है, ये उनकी जो दुम होती है उनका स्टार्ट वाला हिस्सा हो सकता है, ये उनके पर का कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन ये पैकिंग का सिलसिला, कैनिबलिज्म का सिलसिला, एक दूसरे को काटना और एक दूसरे को नोचने की कोशिश करना, ये जहाँ पे दूसरी इनके अंदर मुख्तलिफ़ कमियों की वजह से होता है, वहीं पे ये गंबोरों के अंदर भी एक ख़ास किस्म का साइन होता है, एक स्पेशल किस्म की सिम्टम्स होती है जो कि आपको देखने में नज़र आती है। इसलिए जैसे ही चौथा हफ्ता शुरू होता है या मिड में पहुंचता है या एंड होने वाला होता है, आप इन सारे फैक्टर्स के वाले से, इन सारी चीज़ों के वाले से अपने चिकन्स को बगौर ऑब्ज़र्व किया करें। और आपने ये जो गंबोरों का टाइम होता है जिसमें आपके चिकन्स को डेंजर होता है, इसमें इन सारे के सारे मैनेजमेंटल फैक्टर्स को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है ताकि आपका फलाक इन डिजीज़ से, इन मुहलक बीमारियों से बच सके। फिर से बताता चलूँ, कोई ख़ास इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, बस बचाव हुआ है और इस दौरान इसकी शिद्दत को कम करने के लिए स्ट्रेटजीज़ हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।